चलिए बाल विकास शुरू करते हैं। एकदम आप लोग जितना गलती किए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और जो गलती नहीं हुआ है उस पर थोड़ा सा कम फोकस, लेकिन समझिएगा कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो सोल्व कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, हम ध्यान से देखना है आप लोग। प्रथम प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चे के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं किस प्रकार संबंधित है। ये किस में आएगा? शारीरिक तो नहीं होगा, इसमें शरीर की बात हो नहीं रही है, ठीक है। आध्यात्मिक, यहाँ पे अध्यात्म की बात ही नहीं हो रही है और अध्यात्म सही होता ही नहीं है, नेगेटिव में जाता है। यहाँ पे कोई जानकारी की बात नहीं हो रही है, संवेग पर निर्भर करता है कि आसपास के वस्तु से आपको लगाव कैसे है ना। ये लगाव जो है एक प्रकार का क्या है? संवेग है। उत्तर कौन सा जाएगा? हाँ, संज्ञानात्मक नहीं जाएगा। सुनिएगा, कह रहे हैं कि भाई संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं वस्तुओं और उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावना। तो जो भी भावना जो होता है ना वो संवेग है। भावना क्या है? फीलिंग। ये सब क्या है? संवेग है। जैसे कि डर क्या है? गुस्सा संवेग है, ठीक है, संयोग नहीं है, संवेग है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, भावना की बात करेगा तो संवेग जाएगा। इस प्रकार से एक टैग वर्ड बनते जा रहा है जो रोज आपको मिल रहा है क्या। चलिए, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, क्या बताता है? कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। अरे सबका जब समान हो जाएगा तो गलत बात है ना भाई। चलिए, बी बोला कि सभी बच्चे की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। सबका एक जैसा होगा ही नहीं, ये भी गलत। विभिन्न बच्चे का विकास, भिन्न और वृद्धि की गति अंतर हो सकती है क्या। ये तो सबसे बेटर आपका सी पर चला गया और फिर से यहाँ पे एक समान डी में बोल रहा है, ये आपका गलत हुआ क्या। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो गलती कोई नहीं किया होगा। अगला प्रश्न कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। जो भूमिका जो समाज में है, कौन सा प्रक्रिया से? सामाजिकरण से सीखता है, ये तो आपको पहले ही मिल गया। बाकी कहीं भी सामाजिकरण नहीं, तो इससे देख करके इसमें साथ में जो है ना, उत्संस्करण बोले तो जो वहां का जो संस्कार है, उत्पन्न वहां के जो संस्कार है, उत्संस्करण माने उत्पन्न वहां के संस्कार, ठीक है। तो सबसे बेटर तो यही है, लेकिन समायोजन और समावेशन की बात कर रहा है, इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा, हम आपको बताए थे। समावेशन मतलब होता है कि अपने में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे वैसे ही ढाल लिए, तो होता है समावेशन। और समायोजन होता है अपने में परिवर्तन करना, उसका कीवर्ड क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन की बात करें तो समायोजन। लेकिन यहाँ सीधी सी बात है, आपका उत्तर एक पर जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समाज के बारे में बोल रहा था, समाज वाला कर दी। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा लिया जाता है, सुनिएगा, वह उसे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह परिवेश की अवस्था डैश में पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। एक बच्चा खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, 0 से लेकर के 2 वर्ष का बच्चा मान लीजिए, उसको एक झुनझुना दे दीजिए, ठीक है, और झुनझुना से तक देर खेल लेगा, उसको छीन लीजिए झुनझुना, तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? रोने लगेगा झुनझुना के लिए। मतलब बच्चा जानता है कि वस्तु है लेकिन नुका दिया गया, उसको छुपा दिया गया है। इसको कहते हैं 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था, और इसके अंतर्गत जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेई वाइगोस्की डैश को महत्व मानते हैं। भाई आपको दिमाग से लगाना है,
पियाजे किसको महत्व देता है और वाइगोस्की किसको देता है, आप बताएं। हाँ, याद रखिएगा, पियाजे जो है वह क्रिया करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की भाषा पर जोर देते हैं। वाइगोस्की का कीवर्ड है SLC। क्या है? SLC, सोशल लैंग्वेज कल्चर। सोशल लैंग्वेज कल्चर माने सोशल माने क्या होगा? सामाजिक, लैंग्वेज माने भाषा, कल्चर बोले तो संस्कृति। ये 3 वर्ड है SLC। किनका है? वाइगोस्की का। उत्तर आपका ये पर चला गया। अगला प्रश्न है, देखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की में क्या विशेषता होती है? फर्स्ट बोला, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। यहां निश्चित गलत है, निश्चित गलत है, कभी भी कोलबर्ग साहब ऐसे वर्ड के यूज नहीं किए हैं। दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह अपने करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे। हमारी बात समझिएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला जो ट्रिक है बहुत मजेदार ट्रिक है। जैसे कि आप अपने समाज में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किस लिए? ताकि आपको कोई बड़ाई करे, ताकि आपसे कोई खुश हो जाए, इसलिए ना अच्छा करते हैं। तो कोलबर्ग बोले हैं कि अच्छा करने के लिए अच्छा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा खुश हो जाए। आप समाज में अच्छे कहलाए तो उत्तर कौन सा जाएगा बेटर? दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा काम करना। ठीक है। लेवी वाइगोस्की निम्नलिखित में किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। और दूसरा कहता है कि बच्चे को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। यहां पे क्या गलत किया? हटाइए इसको। बच्चे अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इस पर ध्यान केंद्रित करना। सही है? केवल है, हटाइए इसको भी। तो आपका बी और सी गलत हो गया, और तीनों में आपको बोले कौन सा बेटर होगा? ए मारेंगे क्या? चलिए अब हम आते हैं डी को, देख लेते हैं कि डी में क्या बोला है जिसके वजह से ये सही नहीं है। क्या नंबर प्रश्न है वो? 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न हम छोड़ दिए क्या? एक सेकंड, ऑप्शन डी आ गया। चलिए, मोबाइल है इधर उधर भाग जाता है। हाँ, उनकी अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हो। परे माने हो गया अलग, तो यहाँ पे परे की वजह से हट गया। और समीपस्थ विकास बेटर होता है। जैसे कि आप मेरे समीप में रह करके अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आपका उससे हट के नहीं ना होगा। परे मतलब क्या है? उसे ग्रसित है नहीं, कह रहा है क्या कि लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है। लक्ष्य नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे परे नेगेटिव है। परे ठीक है, इसलिए आपका ये आपका डी नंबर गलत है, परे की वजह से गलत जा रहा है। नेक्स्ट है कि वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार से समझते हैं? वाइगोस्की तो सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया कि SLC सोशल लैंग्वेज कल्चर, तो इसमें सबसे बेटर डी पर जाएगा। चलिए, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा। ये क्षमता के आधार पर, ये गलत बात है, वर्गीकृत गलत हो गया, क्षमता के आधार पर। बी बोला कि शिक्षार्थियों के वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का प्रयोग करे। भाई टीचर भाई जब भय का प्रयोग करेगा तो गलत हो गया। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। आज तक कोई भी परम स्रोत नहीं है ज्ञान का, कि हम ही ज्ञानी है। अहम ब्रह्मास्मि कौन कहता है? प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, ये सबसे बेटर होगा। बाल केंद्रित बोले तो क्या माने? प्रत्येक बच्चा पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित। ठीक है, आप अगर प्रत्येक बच्चा पर ध्यान दे रहे हैं तो समझिए कि आप बाल केंद्रित काम कर रहे हैं। अगला, हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? बताए।
बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि इन्होंने भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। लेकिन भाई बी में क्या गलती किया कि आप लोग इसको छोड़े हैं। तो बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। पहले ही निर्धारित कर दीजिएगा कि हमारा लड़का जो होगा वो आइंस्टीन बनेगा, नहीं हो पाएगा, जन्म के पहले बोल दिया। सी बोला कि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, नहीं। और डी बोला कि बुद्धि कुछ स्थितियों में अनुकूल होने के एक सामान्य क्षमता है। यहाँ पे एक समान गलत है, फिक्स वाली बात जो भी होती है गलत होती है। अगला प्रश्न बोला कि वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद, माने निजी संवाद समझते हैं, आप घर में बैठ रहिएगा, अपने से बात करते रहिएगा, कभी कभी इस काम को ऐसे करना है, हम यहाँ से वहां जाएंगे, फिर वहां से ये काम करेंगे। जो अपने से संवाद करता है तो वाइगोस्की के अनुसार उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले वाइगोस्की के अनुसार उसको कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता या निजी संवाद कहते हैं, वाइगोस्की के अनुसार। और जैसे अगर अपने से बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आइएगा थोड़ा सा आगे लेवल पर, तो अपने से अगर बात करिएगा ना, इस सामान को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि अभी इसका यहाँ जरूरी नहीं है। तो आप अपने काम को क्या कर रहे हैं? विनियमित कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, अच्छा दिशा। इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ सजाएंगे। इससे क्या हो रहा है? आप अपने काम को, अपने सोच को क्या कर रहे हैं? विनियमित कर रहे हैं, है ना। उसको प्रेशर दे रहा है कि इसको इस तरह से करना है। तो यही उत्तर आपका होगा कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है जो खुद से बातें करता है। बहुत लोग होता है साइकिल से जा ही रहेगा, हाथ भसते भसते बतवा ही रहेगा बिना मोबाइल का, होता है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई कौशल होते हैं। बात सही है, सभी बच्चे में होता है भाई कौशल। और यहाँ कहता है तर्क कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। बात सही है। अब वही कहेगा लिंग, तो लिंग जो होता है वह जैविक संरचना है और जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। ये दोनों में अंतर होता है, इसलिए आपका उत्तर कहाँ गया? ए पर। अगला है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? किस प्रकार की विविधता को शामिल करिएगा? देखिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर है या रुपया पैसा है उसको भी शामिल करिएगा, तो ये भी आपका सही हो गया। क्षेत्रीय माने वहां के जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ाना है आपको। भाषाई, कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा उसको भी शामिल करना है। और सामाजिक संस्कृति, सब हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? कौन है जो मूल्यांकन को चिन्हित करता है? तो मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर और तनाव पैदा करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी गलत, डर भी गलत, तनाव भी गलत, सब गलत हो रहा है इसमें। बी देखिए, मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया माने बातचीत, ग्रुप डिस्कस, ठीक है, ये सब क्या है? बेटर है। इसलिए आपका उत्तर कौन जाएगा? बी जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर कहता है प्रश्न कि इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचि, योग्यता का सम्मान करते हुए एक शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो जब प्रगतिशील होगा तो समस्या समाधान। बाकी तो भाई केवल भरा हुआ है। अभिसारी नेगेटिव होता है, अपसारी बेटर होता है, ठीक है। ये सब बातों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सही कौन गलत होता है। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? लचीलापन समूह बहुत अच्छी बात है, समावेशन में जरूरी है। लचीलापन होगा तो उचित समावेशन, ये भी जरूरी है। विभेदित निर्देश सही है, लेकिन नामीकरण हम कल से चिल्ला के बोल रहे हैं, ये आपका नामीकरण और पृथक्करण जो होता है नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत? डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? जो विविध पृष्ठभूमि से आता है, ये बोला कि शिक्षकों को केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण को, ये तो केवल चला गया।
शिक्षक को खुद उदाहरण देना चाहिए और बच्चे उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई निजी जिंदगी से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, इस प्रकार का ऑप्शन सही जाता है सबसे ज्यादा। और सी में आपका केवल भरा हुआ है और डी में भी आपका केवल भरा है, तो इस प्रकार के प्रश्न में शायद आप लोग कभी गलती नहीं करिएगा। अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि विद्यार्थी रुकिएगा, जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, वो ऐसे सुनिश्चित उपागम जिसमें दृष्टियात्मक, श्रवणिक और विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। और देखिए ADHD को ही बोलते हैं ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, इसी का दूसरा नाम है। इसलिए आप लोग आज से लेकर के एग्जाम तक याद रखिएगा, ADHD का मतलब क्या होता है? ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसमें क्या होता है पहले समझिए। इसमें होता है हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान यहाँ पे है नहीं, कुछ और जगह भी ध्यान है, इसको कहते हैं ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। अंग्रेजी में इसका शॉर्ट नाम है ADHD। अब बताइए, ऊपर ध्यान न्यूनता दिया, नीचा दिया ADHD, दोनों एक ही चीज है, तो व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उत्तर कौन सा जाएगा? ए पर जाएगा। हाँ 18 का। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बोलिएगा, दिक्कत हो तो है। हम वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है, माने जो देख नहीं सकता है, उन्हें समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या करिएगा? छोटे अक्षर दीजिएगा, वो तो और नहीं देख पाएगा। स्पर्शिक सामग्री और अन्य संसाधन जिसमें उभार का प्रयोग, उभार माने छू करके उसको पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। उत्तर कौन जाएगा? बी पर जाएगा। लेकिन याद रखिए, जीवन में कभी भी सीटेट एग्जाम दीजिए तो ये तकनीकी वर्ड जो होता है वो सही नहीं होता है 1 to 5 के लिए, ठीक है, 6 to 8 के लिए भी। शिक्षकों को समकक्षियों द्वारा संकेत भाषा का प्रयोग करना, तो संकेत ये उसका नहीं है। दृष्टिबाधित के लिए अगर संकेत का प्रयोग करेंगे तो देख ही नहीं पाएगा। कोई देख नहीं पा रहा है, उसको संकेत इशारा कर रहे हैं, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चलिए रचनात्मकता, रचनात्मक की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? अपसारी। यहाँ पे आज दिया है रचनात्मक, लेकिन अगला दिन देगा सृजनात्मक, तो उसका भी दोषवा कौन है? अपसारी। कौन है? अपसारी करके आइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। रचनात्मक हो या सृजनात्मक हो, उसका आंसर अपसारी जाता है। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ क्या है? सक्रिय जुड़ाव है जिसमें पूछताछ होता है और जांच होता है, उसको कहते हैं सक्रिय जुड़ाव। वेधन गलत, निष्क्रिय गलत, रटना गलत। अगला है, ज्ञान निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? फर्स्ट बोला पूर्व ज्ञान का संगठन और पुनर्संगठन, बहुत अच्छी बात है। अन्वेषण खोज, बहुत अच्छी बात है। सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी बेटर है, तो मारिए भी, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों और व्यक्तियों व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा बात बोल रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है, तो ये आपका सही जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्या सही है कि नहीं। और तर्क कहता है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेग को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। ये भी बात सही है। अगर आप अपने आप को कोई चीज को बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो वहां अपने आप को क्या करते हैं? स्वनियमित करने के लिए आपको बढ़ावा मिल रहा है, इसके वजह। उत्तर आपका ए पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अगला प्रश्न है कि साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है? साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है ये बताना है, बताए। साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है? ऑप्शन आपका दिया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। देखिए चरण दर चरण जो प्रक्रिया निर्धारित होता है उसको साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं कहते, उसको कहते हैं क्या? कलन विधि। चरण दर चरण निर्धारित, उसको क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। तो कलन विधि भी नेगेटिव है ना, तो ये होगा नहीं, निर्धारित की वजह से भी हट गया ये।
बी बोला कि समस्या को कई मध्यवर्तीय लक्षणों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बेटर है। अब देखिए सी में क्या गलती कर दिया, अनसुलझी, अनसुलझी गलत है, और डी में क्या गलत है, सीमित, सीमित लिखा है। तो इस प्रकार के वर्ड पर ध्यान रखिएगा और इसको काट के चलिएगा। अगला 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं? महारत उन्मुखी, देखिए महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर कौन सा लागू होगा? फर्स्ट बोला कि यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। भाई महारत जब हासिल कर रहा है तो लक्ष्य काहे नहीं तय करेगा, ये बात गलत हो गया। बी बोला कि इनका मानना है कि क्षमता स्थिर और स्थायी होती है। यहाँ पे स्थिर और स्थायी वर्ड गलत होता है, कभी सही नहीं जाएगा। यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है। अपना कहते हैं हमारा किस्मत में खराब है कि हम फेल कर गए, तो किस्मत का दोष मत दीजिए, ये आपका भी कुछ दोष है। अगर आप कहते हैं ना कि हमको टाइम नहीं दिया, अगर आपका 2 घंटा का एग्जाम होता है ना भाई सीटेट का, अगर आपके पास क्षमता है 1.5 घंटा में बनाने का, कौन फेल कर देगा भाई? कोई फेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भाई किस्मत को दोष नहीं देना है, यह संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपका उत्तर कौन सा जाएगा? हाँ। अगला प्रश्न है कि पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रकार इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा, रोशनी का कौन सा कौशल बढ़ावा दे रही है? क्या सीखा है तो वो बताएगी कि हम ये सीखे हैं, जो बताएगी वो उस प्रकार का आदि संज्ञान हुआ। और स्मरण गलत होता है, अनुकरण, रटना, ये सब गलत होता है। अगला प्रश्न है, फिर से आगे कथन कारण भर के दिया है। कथन कारण कहता क्या है कि कथन कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के आधारित सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया और सहयोग से बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। वाइगोस्की तो बोलबे करते हैं कि भाई सबको मुहैया कराओ समय, ये तो सही बात है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, ये भी वाइगोस्की साहब का है। भाई दोनों सही जा रहा है और दोनों सेम चीज है, दोनों सामाजिक के बारे में बोला जा रहा है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। अगला है कि एक क्या लिखा हुआ है भाई, गलत एक शिक्षिका, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, गलत लिखा है टाइपिंग में, को सीखने की प्रक्रिया के दौरान, माने एक शिक्षार्थी को होना चाहिए, सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? माने शिक्षक को, यहाँ शिक्षक होगा, माने जब बच्चा गलतियां करे या त्रुटियां करे तो टीचर क्या करे? प्रश्न यही बोला, क्या करना चाहिए टीचर को? फर्स्ट बोला नजरअंदाज करिएगा, क्या उसको सजा दीजिएगा, क्या नकारात्मक पुनर्बलन दीजिएगा कि तुमसे नहीं होगा जाओ? नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना सही नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा उसको कम करना चाहिए। यहाँ पे कम आंकना चाहिए होना चाहिए, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, इससे कम आंकना चाहिए होना चाहिए। लिखा कि बच्चे में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए, ताकि बच्चा भाई कुछ द्वंद्व करे। और संज्ञानात्मक माने क्या? जानकारी वाला द्वंद्व, है ना। हमारे यहाँ का जो बच्चा है स्कूल में हम जिसमें है, उसमें कहता है सर जीके जीएस का क्विज कराइए ना, जीके जीएस का। इसमें एक प्रकार का जानकारी वाला द्वंद्व हो गया, और जानकारी वाला द्वंद्व को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक। 29 है कि निम्नलिखित में वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, बताए। फर्स्ट बोला सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरे पर हावी हो सके। भाई दूसरा पर तेज बढ़ने के माने दूसरा से तेज बढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरा से तेज बढ़ने के लिए उसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। आपका क्वेश्चन क्या बोला क्या क्वेश्चन? आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना। तो बी पर देखते हैं क्या कहता है। बी है कि रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसको प्रथम श्रेणी प्राप्त करे। फर्स्ट डिवीजन करने के लिए आप लोग करिएगा, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। रानी सजा से बचने के लिए, तो सजा भी आपका क्या हुआ? बाह्य अभिप्रेरणा हुआ।
उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। आंतरिक अभिप्रेरणा का ट्रिक है, सुनिए, रुचि, जिज्ञासा, ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन कौन है? रुचि, जिज्ञासा और प्रश्न पूछना, ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाकी सब क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा। और आज का अंतिम प्रश्न है, यह देखते हुए कि कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते और एक माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माने सरकारी स्कूल का जो टीचर है कहता है कि जौन भाषा में तू जानता है बोलो, लेकिन प्राइवेट में जाइएगा अंग्रेजी में बोलो तो अंग्रेजी में बोलो, इस प्रकार के कह रहा है, इसमें प्रोत्साहित करते हैं। और इसके बाद वह छात्रों को सोच बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांश को सीखने में मदद करता है। और शिक्षक का शिक्षण शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण से बढ़िया इसमें कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे तो बताइए। नहीं है कोई ऑप्शन, और इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। सब चीज समाज में ही होता है, चाहे वह विद्यालय हो या परिवार की घटना हो, सब समाज में होता है। तो इसको आज यहीं समाप्त करेंगे।